नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी की क्लास में एकम नंबर 4 चंद्रशेखर आजाद के बारे में देखेंगे, जिसके लेखक हैं सद्गुरु शरण अवस्थी, जिसका जन्म सन 1901 और निधन मृत्यु 1973 में हुआ था। ऐसे सद्गुरु शरण अवस्थी ने चंद्रशेखर आजाद की कुछ स्मृतियां यहां बताई। स्मृतियां मतलब यादगिर बातें। आप चंद्रशेखर आजाद के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं कि वे हमारे एक महान क्रांतिकारी थे। ऐसे चंद्रशेखर आजाद के जीवन और उसके कुछ संस्मरण यहां सद्गुरु शरण अवस्थी ने बताए। आप जानते हैं कि कई सालों के पहले हमारा देश गुलाम था। हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। एक अंग्रेजों के शासन की गुलामी में से हमारे देश को आजाद करने के लिए हमारे देश में दो प्रकार के दल चल रहे थे। एक अहिंसक दल और दूसरा हिंसक दल। अहिंसक दल में देखें तो उसके मुख्य नेता महात्मा गांधी थे, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू और ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि जो दूसरे नेता थे वो उसको साथ देते थे, उसके साथ थे। अहिंसक के अंदर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये चंद्रशेखर आजाद, प्रफुल्ल चाकी, मदन लाल धिंगरा, ऐसे बहुत सारे वीर पुरुष थे। दोनों का मकसद एक था। अहिंसक दल वे भी देश को आजाद करना चाहते थे और हिंसक दल के जो लोग थे वे भी देश को आजाद करना चाहते थे, लेकिन दोनों का रास्ता अलग, लक्ष्य एक अहिंसा से देश को आजाद करना चाहता है, दूसरा हिंसा से। ऐसे क्रांतिकारी का मकसद यही था कि अंग्रेजों के शासन में अगर हम गड़बड़ी फैलाएं और ठीक तरह से उसको शासन न करने दें तो अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए ये सब लोग थे वे अंग्रेज के शासन में लूटपाट करते थे, उसकी तिजोरियों लूटते थे, अंग्रेजी शासकों को मारते थे, बम विस्फोट करते थे और इसी प्रकार अंग्रेज सेना में आतंक फैला देते थे। उसको ठीक तरह से हमारे देश में राज्य करने नहीं देते। तो ऐसे नेताओं की अलग अलग टुकड़ियां थी, भगत सिंह की, सुखदेव की, राजगुरु की, ये चंद्रशेखर आजाद की। तो ये चंद्रशेखर आजाद एक महान क्रांतिकारी। इसके बारे में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, जानते भी हैं कि चंद्रशेखर का नाम आजाद क्यों पड़ा, क्योंकि उसने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं जीते जी अंग्रेज के हाथ आऊंगा नहीं। और हुआ भी वैसा कि जब चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड बाग में घूम रहे थे, उसी समय हमारा भारतीय अंग्रेजों का पिट्ठू एक सैनिक ने अंग्रेज को समाचार दिया कि चंद्रशेखर आजाद ऐसे अल्फ्रेड बाग में घूम रहे हैं। तो अंग्रेज सेना ने सारे बाग को चारों ओर से घेर लिया और फिर चंद्रशेखर पर गोलियां की बौछारें बरसाई थी। चंद्रशेखर के आजाद के पास पिस्तौल थी, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 2 गोलियां थी। अब उसने सोचा कि 2 गोलियों से मैं ज्यादा से ज्यादा 2 व्यक्तियों को मार सकूंगा और बाद में मैं तो पकड़ा जाऊंगा, और मैं पकड़ा गया तो मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, जो आजाद रहने की प्रतिज्ञा है वो टूट जाएगी। चंद्रशेखर आजाद ने एक गोली से अंग्रेज शॉर्ट से की बाएं हाथ की कलाई तोड़ दी और दूसरी गोली उसने खुद अपने मस्तक पर लगा दी और खुद शहीद हो गया।
कहने का मतलब कि मरते दम तक चंद्रशेखर आजाद अंग्रेज के हाथ में आए नहीं। तो ऐसे लीडर, ऐसे बाहोश, ऐसे मितभाषी, ऐसे कर्मनिष्ठ और ऐसे देशभक्त चंद्रशेखर आजाद के बारे में सदगुरु शरण अवस्थी ने कुछ स्मृतियां लिखी। तो देखे, आइए हम एकम को देखते हैं। तो लेखक जी कहते हैं कि उन्हें स्वर्गीय कहते चोट लगती है। स्वर्गीय कहने से चोट लगती है। चोट लगना मतलब मन को दुख लगना। एक ऐसा महान क्रांतिकारी आज हमारे बीच में नहीं है, वैसी कल्पना से भी हमारा मन दुखता है, हमारे मन को चोट लगती है। देखिए शब्द है स्वर्ग, क्या है? स्वर्ग, इसका विशेषण होता है स्वर्गीय, ये विशेषण होता है। स्वर्ग का विशेषण होता है स्वर्गीय। तो ऐसे महान क्रांतिकारी आज हमारे बीच में नहीं है, ऐसा कहने से भी हमारे मन में दुख होती है। न जाने उनकी स्मृति आज क्या सजा होगी। स्मृति मतलब याद। पता नहीं चंद्रशेखर आजाद की याद आज मुझे क्यों आ गई। एकाएक बैठे थे, चंद्रशेखर की स्मृति उसके मानस पटल पर तरोताजा हो गई। भूलना एक महान गुण है। देखिए लेखक ने बात बताई कि भूलना एक महान गुण है, लेकिन कैसी बातें? जिस बातों को हमें याद नहीं रखना वैसी बातों को यहां बता रहे हैं। सब बातों को भूलने की बात नहीं। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में जो बातें याद रखना है उसको भूलने की बात बताई नहीं, लेकिन कोई बात ऐसी भी होती है जो हमारे जीवन को नष्ट कर सकती है। वैसी बातें याद करते करते हमारा सोना, उठना, जागना, बैठना सब हराम हो जाता है। ऐसी बातें की बात बताई है। तो ऐसी बातें भूलना एक महान गुण है। देखिए महान शब्द का भाववाचक होता है महानता। वह समय का विस्तार है। ये भूलना एक सुंदर बात है, लेकिन वह समय का विस्तार। जब जब समय आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम ऐसी बातें भूलते जाते हैं। स्मृति के बोझ का वह विश्राम है। स्मृति ले याद, हम बहुत सारी बातें याद रखते हैं, उसमें से कुछ बातें हम भूल जाते हैं। वह भूलना है, वह हमारी याददाश्त है। वह याददाश्त का एक विश्राम है। विश्राम मतलब आराम। आराम है। शरीर में लगे हुए खरोंचे, हमारे शरीर में कई प्रकार के खरोंच होते हैं। चलते चलते गिर जाते हैं तो हमारे शरीर के किसी अवयव पर घाव पड़ जाते हैं। कभी कभी एक्सीडेंट होता है, अकस्मात होता है तो भी हमारे शरीर को चोट पहुंचती है। देह में लगे हुए घाव, हमारे शरीर में लगे हुए घाव समय के सहारे सूखते भरते हैं। फिर तुम अस्पताल में जाओ या ना जाओ, अस्पताल में जाने से वैसे घाव जल्दी से भरते हैं, और अगर अस्पताल में नहीं जाते तो थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है, लेकिन समय आने पर वह घाव अवश्य भर जाते हैं। मन पर लगी हुई चोट, हृदय पर लगा हुआ आघात विस्मृति के सहारे ठीक हो पाता। देखिए स्मृति, इसका विरोधी होता है स्मृति। स्मृति मतलब याद रखना, विस्मृति मतलब भूल जाना। विस्मृति मतलब भूल जाना। तो देखिए यहाँ कि मन पर लगी हुई चोट, ऐसा नहीं कि हमारे शरीर को चोट लगती है, हमारे मन को भी चोट लगती है। और मन पर लगी हुई चोट, हृदय पर लगा हुआ आघात, हमारे हृदय को भी आघात लगता है। किसी ने हमें बुरा कहा हो, हमारे घर में कोई अनिष्ट हो गया हो, हमारे घर में से कोई स्नेही की मृत्यु हो गई, उसी समय हमारे हृदय को बड़ा आघात लगता है। और वह आघात है, वह समय समय बीतने पर वह
मिट जाता है। स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुसार से और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है। स्मृति मतलब याद, हमें जो कुछ बातें याद रहती है वह याद रखने का कारण क्या है? पाठशाला, पुस्तक, अध्ययन। तो अध्ययन करने से, पाठशाला में जाने से या पुस्तक को पढ़ने से या स्वाध्याय करने से ये हमारी याददाश्त बढ़ती है। और विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुराग से प्राप्त होता। और विस्मृति है वह कहां से मिलती है? तो संतों के सत्संग से, वैराग्य प्राप्त करने से। संतों के पास जाने से हमें कोई आमोद प्रमोद की बातें नहीं सुनने को मिलती, लेकिन जीवन में क्या करना है, प्रभु के लिए क्या करना है, मोक्ष के लिए हमें क्या करना है, वैसी बातें हमें वहां सिखाई जाती है। हमारे मन को शुद्ध करने के लिए ऐसी बातें हमें संतों के पास से सीखने को मिलती है। और वैराग्य, हम जो सुख साधन सब छोड़कर हमारे जीवन को हम वैराग्य बना देते हैं, तो उसके कारण यह स्मृति की भावना, यह भूलने की भावना हमारे मन में जागृत होती। यदि संसार में विस्मृति स्वतः सिद्ध न हो तो लोग अपने अपने घाव प्रतिदिन तुरंते रहते। मनुष्य के जीवन में या संसार में अगर यह विस्मृति की भावना न होती तो आज मनुष्य को जीना मुश्किल हो जाता। प्रतिदिन, दररोज, यह प्रतिदिन एक समास है। हमने बताया ना समास में कि जो शब्द की विरुक्ति होती है, एक शब्द 2 बार प्रयुक्त होता है तो उसी समय अव्ययी भाव समास बनता है। तो यह प्रतिदिन है वह अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन अव्ययी भाव समास। दिने दिने, अगर ये भूलने की बात न होती नहीं तो मनुष्य का जीवन प्रतिदिन कुरीनता रहता है और जीवन कोट की खाज हो जाती है। और हमारा जीवन है वह कोट की खाज हो जाती है। कोट की खाज हो जाना ये मुहावरा है। क्या है? कोट की खाज होना। मतलब संकट पर संकट आना। एक मुश्किल आए और उसके ऊपर दूसरी मुश्किलें आना, उसको बोलते हैं कोट की खाज होना। कोट एक प्रकार का रोग है जो हमारे शरीर में सफेद दाग पड़ते हैं। और खाज मतलब खुजली। एक तो हमारा शरीर स्वस्थ है, चमड़ी सुंदर है, और वैसी चमड़ी पर जब सफेद दाग पड़ता है तो एक मुश्किल, हमारी शोभा, हमारी सुंदरता बदनाम होती है। और इस चमड़ी वहां पतली हो जाती है और वह चमड़ी पर खील खा जाती है, खुजली आती है। तो वही खुजलाने से कभी कभी रक्त बिंदु भी निकल जाते हैं। इसलिए एक तो तकलीफ है और उसके ऊपर दूसरी तकलीफ आना, मतलब संकट पर संकट आना, उसको बोलते हैं कोट की खाज होना। अगर हमारे अंदर यह विस्मृति की भावना नहीं होती तो मनुष्य का जीवन दुष्कर हो जाता है। क्या कि हम ऐसी बातें भूल नहीं पाते तो हमारा मन चिंतित रहता है। और आप जानते हैं कि चिंता बड़ी डाकनी मोटी मोटी, चिंता से मनुष्य मर जाता है। जितना रोग नहीं मारता उतना मनुष्य को चिंता मारती है। और चिंता कब होती है? जब ऐसे न भूलने, न याद रखने की बातें जब हमारे मानस पटल पर याद रखती है, तब यह चिंता बढ़ती है। और चिंता बढ़ने से हमारे जीना हराम हो जाता है। अब लेखक आगे बढ़ते हुए चंद्रशेखर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि चंद्रशेखर एक ऐसे व्यक्ति, ऐसी घटना और ऐसी परिस्थिति, उनकी स्मृति मन का पुण्य है कि चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे मितभाषी, ऐसे निडर, ऐसे बाहोश, ऐसे कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे कि हमारे जीवन में वह बार बार याद आ जाते हैं, जिसको याद करना एक पुण्य का काम है। उनकी स्मृति मन का पुण्य है।
मेरी न जाने कितनी बार उनसे भेंट हुई होगी। अब लेखक बताते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के साथ मेरी कई बार भेंट मतलब मुलाकात, कि मैं कई बार चंद्रशेखर आजाद को मिला हूं और कई बार चंद्रशेखर आजाद मुझे भी मिले हैं। मतलब मेरी और चंद्रशेखर आजाद की मुलाकातें कई बार हुई हैं। मेरे छोटे भाई के मित्र होने के कारण वे मुझे हमेशा भैया कहते। अब मुलाकात होने का कारण क्या, कि लेखक का जो छोटा भाई है वह छोटा भाई का मित्र है चंद्रशेखर आजाद। इसलिए चंद्रशेखर आजाद लेखक के घर पर बार बार आते थे अपने मित्र को मिलने के कारण, और मित्र को मिलने के कारण आते थे, इसलिए लेखक के साथ उसकी मुलाकात होती थी। और लेखक बड़े होने के कारण चंद्रशेखर आजाद उसे भैया कह के पुकारते थे। मतलब लेखक को चंद्रशेखर बड़ा भैया कहते थे। किसी के घर, किसी सड़क पर, किसी रेलवे स्टेशन पर जिस हालत में मैं भी वे दिन की किसी क्षण में मुझे मिले, कि रेलवे स्टेशन पर, किसी के घर पर या किसी सड़क पर, जब चंद्रशेखर आजाद मुझे मिलते या मैं उसे मिलता तो हम अवश्य एक दूसरे की मुलाकात या बातें करते थे। उन्होंने हमेशा मेरे प्रति अग्रज का सम्मान प्रदर्शित किया है। देखिए अग्रज एक शब्द है, अग्रज। अग्रज, अग्रज का अर्थ होता है बड़ा, और दूसरा होता है बड़ा, बड़े भैया। अग्रज हमसे जो आगे जन्मा है वह अग्रज, उसे बड़ा भी बोलते हैं और बड़े भैया भी बोलते हैं। कभी कभी महाभारत रामायण में युधिष्ठिर को अग्रज बोलते थे, लक्ष्मण भी राम को कभी कभी अग्रज बोलते। तो वे हमसे अग्रज है, मेरे बड़े हैं, सम्मान प्रदर्शित किया करते थे। मेरे साथ वे सम्मान प्रदर्शित करते थे, क्या कि मैं बड़ा। क्रांतिकारी लोग वचन के बड़े कृपण और मंतव्य के बड़े गोप्य होते हैं। कृपण गुजराती में कंजूस बोलते हैं, लेकिन यहां कृपण का अर्थ होता है पक्का, कि क्रांतिकारी होते हैं वे वचन के पक्के होते हैं। जो एक बार वचन देते हैं वह लाख मुसीबत आने पर भी वह वचन पर अड़े रहते हैं, वह वचन तोड़ते नहीं और बातों गोपनीय रखते हैं। क्या कि वे क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों के सामने लड़ना है, इसलिए उसके पास बहुत सारी बातें गोपनीय होती थी। क्या कि उसका जो मकसद है वह मकसद पूरा करने के लिए उसने जो कोई योजना बनाई है वह योजना अगर दूसरे के कारण चली जाए तो सफलता मिलती नहीं। इसलिए सभी क्रांतिकारी अकेले आजाद नहीं, मूलतः सभी क्रांतिकारी ऐसे होते थे जो वचन के पक्के और बातों को गोपनीय रखने वाले होते थे। पर उन्होंने अपना समझकर मुझे कभी कोई जुड़ाव नहीं रखा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद मुझे बड़ा भैया समझते थे, मुझे निकट का व्यक्ति समझते थे, मुझे अपना समझते थे। इसलिए चंद्रशेखर आजाद मेरे से कोई दूरा, क्या है दूरा, भेदभाव, मेरे से कोई भेदभाव नहीं रखते। मतलब कि उसके मन में जो जो बातें छिपी होती थी वे सारी बातें चंद्रशेखर आजाद मुझे कभी कभी बताया करते थे। उन्हें भय बिल्कुल न था, वह निर्भय थे, कोई बात का भय नहीं था, इसलिए तो आजाद कहते उसको। वे निश्चिंत थे, निश्चिंत बिना चिंता वाले थे कि वे जीते जी किसी के हाथों में नहीं आ सकते। हमने बताया था ना आगे कि चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वे जीते जी किसी के हाथ में आएंगे नहीं। कटी से लटकते हुए दो माउजर पिस्तौल और कंधे पर पड़ी हुई कारतूस की पेटी पर उनका पूरा भरोसा। दो बातों पर उसका पूरा भरोसा, एक तो अपने कमर में लटकती हुई पिस्तौल और कंधे पर रखे हुए कारतूस की पेटी। यह पिस्तौल और कारतूस की पेटी पर उसको पूरा भरोसा था और उसके बल पर ही चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों को डराया करते थे, अंग्रेजों को भगाया करते थे, अंग्रेजों का डट कर सामना करते
थे और एक पिस्तौल और एक कारतूस पर चंद्रशेखर आजाद को सबसे ज्यादा भरोसा था। वह उसके मित्र मानो तो सही और उसके हथियार मानो तो भी सही। जिस किसी के घर हम लोग ने उन्हें छिपा कर रखने की व्यवस्था की उसे वह हमेशा निश्चिंत रखते थे। कई बार चंद्रशेखर आजाद पर आपत्तियां पड़े, अंग्रेज उसे ढूंढते आ पड़े, तो उसी समय हम चंद्रशेखर आजाद को किसी निकट के संबंधी के घर पर छुपा देते। लेकिन चंद्रशेखर जिस घर में छुपते थे वे घर को वह निश्चित रखते थे, बिना चिंता पूर्वक कर देते थे कि मेरे वास्ते आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे कारण आपके घर पर या आपके परिवार पर कोई संकट आएगा नहीं। उन्होंने स्पष्ट कर रखा था कि वे 4 घर दूर पहुंचकर तमंचे बजाएंगे जिससे उनके आश्रयदाता पर कोई आपत्ति न आ सके। वह पहले से ही कह देता कि अगर मेरे पर कोई आपत्ति आई तो मैं तुम्हारे घर में से निकलकर 3-4 घर दूर जाऊंगा, मतलब कि अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर मैं गोलियों की बौछारें अंग्रेजों पर करूंगा, दुश्मनों पर करूंगा, जिसके वास्ते से तुम्हारे परिवार या तुम्हारे घर पर मेरे कारण कोई आपत्ति आएगी नहीं। उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा की निरसता पर मुझे घंटों समझाया हो। महात्मा गांधी की अहिंसावादी चंद्रशेखर आजाद को जचती नहीं थी। अंग्रेज हमें मारे और हम मुख धरे बैठे रहे, वह चंद्रशेखर आजाद को पसंद नहीं था। उसकी नीति तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की थी। वे हमारा एक मारे हम उसके 2 मारे, वैसी नीति थी। इसलिए महात्मा गांधी की जो अहिंसावादी थी वह चंद्रशेखर आजाद को पसंद नहीं थी। और मैंने उनकी हिंसा पद्धति को खोलकर बुराई की होगी, और मैंने भी कोई बात चंद्रशेखर आजाद की यह हिंसा मुक्ति है उसका खोलकर विरोध किया कि तुम जो हिंसा करते हो वह ठीक नहीं है, तो मैंने उसकी हिंसा मुक्ति का विरोध भी किया। पर हम दोनों का पारस्परिक आदर बढ़ता ही गया। फिर भी चंद्रशेखर आजाद मेरे पर निराश नहीं हुए, मेरे विरोध में नहीं गए। इतनी बातें होने के बावजूद भी मैं गांधी जी का पक्ष लेता था और चंद्रशेखर आजाद की यह हिंसा मुक्ति का विरोध करता था। फिर भी चंद्रशेखर आजाद और मेरे बीच में कोई मनमुटाव हुआ नहीं, पारस्परिक आदर बढ़ता गया। क्या कि हम दोनों अपने विचार में ईमानदार थे। ईमानदार इसका विरोध था बेईमानदार। मैं मेरी बात पर ईमानदार था, मैं अपनी बातों पर सही था। चंद्रशेखर आजाद वह अपनी बातों पर सही था, हम दोनों अपनी बातों पर ईमानदार थे। मेरा विचार केवल तर्क, श्रृंगार और मानसिक प्रत्यय मात्र था। मैं जो बातें करता था वह सिर्फ तर्क था, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वह सिर्फ हमारा मन का भ्रम होता है। तर्क करने से सफलता मिलती नहीं। लेकिन वह बात जब हमारे मनुष्य जीवन में उतरती है, हम स्वयं वह कार्य करते हैं, तब पता चलता है कि वह कार्य आसान है या कठिन। उनके व्यवहार पक्ष की शक्ति मुझमें नहीं थी। चंद्रशेखर आजाद का जो व्यवहार था, वह जो कार्य करते थे, वैसी शक्ति लेखक कहते कि मेरे अंदर थी नहीं। उनका विचार कर्म की शोभा और योगक्षेम का प्रकाश था। उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल वे मुझसे काम ले लिया करते थे। उसके पास ऐसी शक्ति थी कि कोई बार मेरी इच्छा न हो तो मेरी इच्छा न होने के बावजूद भी चंद्रशेखर मेरे पास से काम ले सकते थे, मेरे पास काम करवा सकते थे, अपना इच्छित कार्य वे करवा देते थे और उनकी मांग पूरी करने में अपने को गौरवान्वित अनुभव करता। और मैं भी चंद्रशेखर की बात पूरी करने में, उसने बताया हुआ जो कार्य करने में मैं भी अपना गौरव समझता था। तो देखिए मित्रों, आज ये पहला दास हम यहाँ समाप्त करते हैं। आगे की बात हम दूसरे दास में देखेंगे। थैंक यू।